यस मैम। यस मैम। देखो लास्ट क्लास में हमने वो एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम कर लिया था, जिसमें जो बेसिक कंसेप्ट थे कि आपको क्लासेस कैसे रिप्रेजेंट करवानी है, क्या उनमें कंस्ट्रेंट्स थे और कैसे स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन का था। सिलेबस में आपका वो फर्स्ट पैराग्राफ में वही चीज है और उसमें क्वेश्चन भी डायरेक्ट वैसे ही आते हैं कि स्पेशलाइजेशन क्या होती है, क्या उसके कंस्ट्रेंट्स हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम में। अब उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटाबेस स्टार्ट होता है। हम बात भी कर रहे हैं शुरू से कि एडवांस डाटाबेस सिस्टम जो है वो ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट उस पर रिलेटेड है। एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम में हमने क्लासेस और सब क्लासेस भी करके देखी थी। क्लासेस जैसे आपने C++ में क्लासेस क्रिएट करते हो तो वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आती है, उसमें भी ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं। तो जो ऑब्जेक्ट डाटाबेस सिस्टम है, जो आपका डाटाबेस सिस्टम है, वो सेम जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट लैंग्वेज यूज करते हैं, सेम वो सारे फीचर्स हमें इसमें मिलेंगे। तो जो ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटाबेस है वो आपका अल्टरनेटिव है उसके RDBMS के ऊपर, जो आपका रिलेशनल डाटाबेस जो आप अर्लियर यूज करते थे। तो जो ऑब्जेक्ट डाटाबेस है वो हमारा, जो हमने RDBMS यूज किया वो प्लस उसमें हमने ऑब्जेक्ट के फीचर्स ऐड ऑन कर दिए, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो हम यूज कर रहे हैं उसके फीचर्स हम दोनों को मिला के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्लस आपका जो RDBMS है जो आप डाटाबेस यूज कर रहे हो, उन दोनों को कंबाइन करके जो डाटाबेस बनाया है वो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटाबेस होता है। जैसे ये चीज होगी आपकी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फीचर्स आगे सारे प्लस जो हमारा रिलेशनल डाटाबेस है। ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस में जो हम अर्लियर जो डाटाबेस DBMS यूज करते थे उसमें क्या था कि उसमें हम टेबल्स बनाते थे। ठीक है, अब एक हर टेबल की अपनी प्राइमरी की होती थी। अगर आप किसी दो टेबल में रिलेशन एस्टेब्लिश करवाते थे तो आप प्राइमरी की एक की प्राइमरी की दूसरे में फॉरेन की का काम करते थे। और आप जब रिलेशन शो करते थे दो टेबल से तो वो भी हम किसी को ज्वाइन भी करवा रहे हैं तो की एट्रीब्यूट पे ही हम उनको ज्वाइन करवाते थे। तो उसमें क्या था कि उसमें हम अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स डाटा था DBMS में, यानी कि वो आपका डाटा अलग अलग टेबल्स में स्कैटर्ड है, आपने कोई एक ऐसी कॉम्प्लेक्स क्वेरी उस पर लगाई कि वो डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में से डाटा उठाकर आपको कंक्लूड करके दिखा रहा है, तो उसमें वो कॉम्प्लेक्स डाटा पे क्वेरी जो हम लिखते थे वो थोड़ी कॉस्टली पड़ती है उस अकॉर्डिंगली, और डिफिकल्ट होता था उसमें कि आपका जो कॉम्प्लेक्स डाटा जो डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में स्कैटर्ड है उनको फिर कंबाइन करके शो करना वो थोड़ा मुश्किल होता था। उसमें RDBMS में कर तो लेते थे हम, क्वेरी लिखते थे, कॉम्प्लेक्स क्वेरी बन जाती थी हमारी कि हमने डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स पे ज्वाइन किया, फिर वो क्वेरीज को भी हम वो मल्टीपल क्वेरीज यूज करते थे, नेस्टेड क्वेरी यूज की, तो वो थोड़ा कॉस्टली या फिर डिफिकल्ट होता था उसमें। तो अब इसमें क्या है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हमें जो हम डाटा रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे वो टेबल में हो, कोई एंटिटी शो कर रहे हो या कोई रिकॉर्ड शो कर रहे हैं, तो वो एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में स्टोर करते हैं इसके अंदर हम डाटा, ऑब्जेक्ट बेस्ड डाटाबेस में। तो इसमें जो आपकी टेबल के अंदर अगर हम रिलेशनल टेबल की बात करें RDBMS की, उसमें हमारे टेबल में एक एंटिटी में डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड स्टोर करते थे तो उनको हम टपल बोलते थे कि एक टपल में आपका जो एक रो है वो एक टपल हो गया, एक यानी पूरा रिकॉर्ड है वो एक टपल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब उसमें चाहे वो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स का कॉम्बिनेशन था, यहाँ पे हम एक सिंगल वैल्यू या एक टपल है कुछ भी है उसको एक ऑब्जेक्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जो ऑब्जेक्ट है सिंपल अगर स्ट्रक्चर डाटा है तो उसमें तो इजीली हैंडल हो ही जाएगा कि आपने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा दिया। तो कॉम्प्लेक्स डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए भी इसमें हम उन कॉम्प्लेक्स डाटा का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देते हैं और ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं। हर ऑब्जेक्ट की अपनी आईडी होती है जिसके थ्रू हम उसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट डाटाबेस में, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस में, ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है, DBMS में ऑब्जेक्ट वाला कोई कंसेप्ट था नहीं। अगर आपका कॉम्प्लेक्स डाटा था तो उसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स क्वेरी ही लिखनी पड़ती थी। यहाँ पे हम कॉम्प्लेक्स डाटा को ऑब्जेक्ट के थ्रू इजीली कहीं भी स्टोर करवा सकते हैं और उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो आपका जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस है उसमें आपके ये दोनों फीचर्स आते हैं कंबाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के और रिलेशनल डाटाबेसेस के। जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेफिनेटली इसमें हम जो बैक एंड या फ्रंट एंड पे जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि ऑब्जेक्ट को हैंडल करवा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही हम यूज करेंगे, चाहे वो C++ यूज करें चाहे जावा यूज करें, कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज कर सकते हैं।
तो अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के जितने भी फीचर्स हैं आपके, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, वो जितने भी सारे फीचर्स हैं वो सारे ऑब्वियसली बात है हमें यहाँ पे मिलेंगे। और बैकएंड पे हम जब डाटा स्टोर करवा रहे हैं वो आरडीबीएमएस में जैसे भी स्टोर करवा रहे हैं तो वो उसके उसके फीचर्स होंगे। तो ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस आपका दोनों के फीचर्स कंबाइन करता है। तो अब इसमें अगर फीचर्स की बात करें हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, तो हमें जितने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मिलते हैं वो सारे फीचर्स हमें यहाँ मिलेंगे। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि आपका जो कॉम्प्लेक्स डाटा है, इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसको हम इजिली ऑब्जेक्ट के थ्रू यहाँ पे एक्सेस करवा सकते हैं। और आपका जो स्टोर भी करवाना है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को, तो वो हम यहाँ पे इजिली कर सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डाटाबेस में। ठीक है, तो इसके अलावा अब जो ऑब्जेक्ट जो हमारे होते हैं ये जो सी प्लस प्लस में जैसे हम करते हैं क्लासेस बनाते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, हमारा क्लासेस में हमारे ऑब्जेक्ट जो क्रिएट करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसके वेरिएबल्स भी होते हैं, डाटा एट्रीब्यूट्स, और उसमें हम फंक्शन भी बनाते हैं। क्लास अगर हम कोई डिफाइन कर रहे हैं, सी प्लस प्लस की बात करूं मैं, कोई हमने क्लास की स्ट्रक्चर बनाई जिसमें हमने उसके डाटा मेंबर्स की लिस्ट बनाई, और उसमें हमारे मेंबर फंक्शंस होते हैं। और मेंबर फंक्शंस क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि हम उस डाटा पे क्या उस पे ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे हैं उन डाटा पे, वो हम मेंबर फंक्शंस के थ्रू करवाते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो ऑब्जेक्ट की भी आपकी दो स्टेट्स आ जाती हैं टिपिकली, एक स्टेट और दूसरा उसका बिहेवियर। स्टेट मीन्स कि उसमें कैसा डाटा है, क्या है उसका, और बिहेवियर के जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे हैं वो हमारे इसकी बिहेवियर होते हैं जो हम उस पर ऑपरेशंस दे रहे हैं। और स्टेट आपकी उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू, यानी आपने कोई एट्रीब्यूट बनाया, एट्रीब्यूट में जो वैल्यू स्टोर करवा रहे हो वो उसकी वैल्यू हो जाती है। और ऑपरेशंस जो हम उस पूरे डाटा पे ऑपरेशंस करवा रहे हैं वो चीज आ जाती है। तो जो इसमें हमारा ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट हमारे ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं और परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। ट्रांजिएंट और परसिस्टेंट में डिफरेंस पता है? जो नॉर्मली हम कोई लैंग्वेज में भी बात करें तो वहां भी हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं ट्रांजिएंट और परसिस्टेंट होते हैं। ट्रांजिएंट मींस कि आपका उसका जो स्कोप है, उसकी लाइफ टाइम है, वो उसकी सिर्फ प्रोग्राम तक ही एग्जिस्ट करती है। जब तक यानी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट है, रनिंग स्टेट में है, तब तक वो एग्जिस्ट कर रहा है। अब जैसे ही आपने वो बंद कर दिया, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है, आप बाहर हो उससे, तो वो हमारे जो वेरिएबल्स होते हैं वो सारे लूज हो जाते हैं, हम उनको फिर नहीं एक्सेस कर सकते। परसिस्टेंट मींस कि अगर आपने अपनी एप्लीकेशन को क्लोज भी कर दिया तो भी आपका वो डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो परसिस्टेंट फीचर्स होता है। तो पहला फीचर तो ये था कॉम्प्लेक्सिटी। दूसरा आता है आपका इनहेरिटेंस, मींस कि अगर आपने जो कोई डाटा स्ट्रक्चर कोई भी क्रिएट किया उसको आप रीयूज कर रहे हो किसी और को क्रिएट करने के लिए, कोई और, यानी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट से आप कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो, रीयूज कर रहे हो, तो वो आपका इनहेरिटेंस का कंसेप्ट आता है। सेम जो आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में होता है। ठीक है, उसके अलावा फिर आपका एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन मींस कि आपने जो डाटा क्रिएट किया वो एक रैप अप कर दिया, एक उस बाइंड कर दिया आपने डाटा को और उसके फंक्शन को, जो उसका बिहेवियर है उसको आपने बाइंड कर दिया, तो वो हमारा ये एनकैप्सुलेशन का कंसेप्ट आता है। फिर ये परसिस्टेंसी मींस जो मैं आपको बता रही थी कि ट्रांजिएंट और परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जो वो उसमें ट्रांजिएंट तो ये कि आपकी एप्लीकेशन जब तक रनिंग है तब तक वो ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा। परसिस्टेंस मींस कि अगर आपने परमानेंट जो उसका लाइफ टाइम रहती है, उसकी परमानेंट जो रहती है एग्जिस्टेंस, वो परसिस्टेंट होते हैं। मान लो आपने एप्लीकेशन क्लोज भी कर दी तो आपका जो डाटा है वो परमानेंटली वहां पे स्टोर है, तभी हमारे डाटाबेस का यूज हो पाता है, अदरवाइज तो कोई यूज ही नहीं है। अब हर को अपने हमने जो डाटा स्टोर किया है अपने स्टोरेज में, डीबीएमएस में जो हम डाटा स्टोर कर रहे हैं वो परमानेंट स्टोर रहे तभी उसका यूज है, अदरवाइज तो एप्लीकेशन क्लोज की वो डाटा सारा लूज हो गया, हम दोबारा से कोई थोड़ा ना एंट्री करवाते रहेंगे कि आपने कोई दोबारा से टेबल में फिर से वो एंट्री करो, फिर उस पर क्वेरी लगाओ, ऐसा। तो इसीलिए अब जो हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेंगे जो हमारे इस प्रोग्रामिंग में डाटाबेस में, तो वो ऑब्जेक्ट हमारे परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स होंगे, यानी उनका लाइफ टाइम वो रहेंगे। आपकी एप्लीकेशन अगर आप क्लोज भी कर रहे हो तो भी वो उनकी एग्जिस्टेंस रहेगी। इसके अलावा एक फीचर और भी आता है, यहाँ पे सिर्फ 4 ही शो किए हुए हैं, हाँ 4 ही शो किए हुए हैं। दूसरा एक और जो ऑपरेटर पोलीमॉर्फिज्म का जो कंसेप्ट आता है, पोलीमॉर्फिज्म मींस कि आप एक ही टाइप की डिफरेंट डिफरेंट और चीज बना रहे हो, जैसे आपकी ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है। यहाँ पे भी हम एक ऑपरेशन से एक ही ऑपरेशन के नेम से मल्टीपल ऑपरेशंस करवा सकते हैं।
तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग या फिर पॉलीमॉर्फिज्म जिसको बोलते हैं, वो फीचर भी हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में मिलता है। चार मैंने यहाँ पे शो किए हुए हैं, कॉम्प्लेक्सिटी, इनहेरिटेंस, एनकैप्सुलेशन, परसिस्टेंसी, और जो पांचवा आता है आपका एक ये पॉलीमॉर्फिज्म। ऑपरेटर पॉलीमॉर्फिज्म बोलो या फिर ऑपरेटर ओवरलोडिंग बोलो उसको, कि आपने जो फंक्शन बनाया है उसको आप एक ही फंक्शन के नाम से मल्टीपल फंक्शंस और क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स आपके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस के हैं। मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से ये है, और तो इसमें कुछ प्रैक्टिकली ऐसा कुछ करने की तो है ही नहीं, कंसेप्ट है कि हाँ होगा कैसे। आगे हम अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की, जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है तो उसमें ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। ऑब्जेक्ट ही आपका यहाँ पे मेन है डेटाबेस में। अगर हम ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटाबेस की बात कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो आपकी एक एंटिटी भी हो सकता है और एक एट्रीब्यूट जो आप कोई वैल्यू स्टोर कर रहे हो। जैसे टेबल की बात करें, हमने कोई स्टूडेंट नाम से टेबल क्रिएट किया है, तो अब उस टेबल में जितनी हमने टेबल के अंदर उस जितनी एंट्रीज हमने करवाई हैं, जितने मान लो कि स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हमने स्टोर करवाई है, फर्स्ट कॉलम में स्टूडेंट का नेम है, फिर उसकी एज है, फिर एड्रेस है, या जितने भी हमने कॉलम्स बनाए हैं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के लिए, तो हर कॉलम में जो एक वैल्यू आई है, उसका नेम, उसकी एज रिप्रेजेंट की है हमने, या फिर उसका एड्रेस शो किया है, वो सारे के सारे एक डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं। एक एंटिटी को भी हम ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, और ऑब्जेक्ट एंटिटी के अंदर जो हमने वैल्यू स्टोर करवाई है वो भी एक ऑब्जेक्ट ही होता है। ठीक है, तो अब ऑब्जेक्ट जो है वो एक एंटिटी भी हो सकता है और कोई एक एट्रीब्यूट भी हो सकता है जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर उस पर हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाए हैं, वो ऑपरेशन भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट आपका कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, अब आप जैसे हम आगे जब करेंगे क्वेश्चन क्वेरीज के एग्जांपल देखेंगे, तो उसमें जो वैल्यूज होंगी उनकी वो भी एक ऑब्जेक्ट ही होंगी। तो आप कंफ्यूज मत होना कि हाँ एक ये ऑब्जेक्ट जो है वो पूरी एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर एक उनकी वैल्यूज है उनको भी। उनकी जो वैल्यूज हैं टेबल के अंदर जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे एक ऑब्जेक्ट्स होंगे ही होंगे, ऑब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बनाया है तो ऑब्जेक्ट के फीचर्स भी होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। ऑब्जेक्ट का नेम होगा, यानी आप जो प्रोग्राम में यूज कर रहे हो उसको कोई एक नेम दे रहे हो, वो ऑब्जेक्ट नेम हो जाएगा। फिर एक इंपॉर्टेंट होता है, ये होता है आपका ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर क्या है, यानी आपने जो कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है उसका एक आइडेंटिफायर, यानी उसकी यूनिक की, जो सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, यूजर नहीं करता उसको, ना उसकी कोई वैल्यू को चेंज कर सकता है ना कुछ और, वो एक सिस्टम जनरेटेड है आइडेंटिफायर, तो वो होता है ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफायर। जैसे अगर हम टेबल में बात करें तो आपकी प्राइमरी कीज का हम कॉलम बनाते हैं, ठीक है, चाहे वो रोल नंबर हो या कोई सीक्वेंस नंबर हो, उनको हम प्राइमरी की क्रिएट कर देते हैं। तो उसमें जो फीचर्स होते हैं कि वो आपकी यूनिक होती है प्राइमरी की, डुप्लीकेसी वैल्यू अलाउड नहीं करता। सेम ऐसे ही ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर भी एक की तरह वैल्यू होती है जिसको सिस्टम जनरेट कर रहा है, हम नहीं जनरेट कर रहे, और ना वो विजिबल होती है यूजर को, यूजर सिर्फ उसको एक्सेस करवा सकता है किसी वेरिएबल के थ्रू, पर वो ना यूजर को वैल्यू पता होती है उसकी कि क्या उसमें वो हुई है क्या है। पर हर ऑब्जेक्ट की एक यूनिक आइडेंटिफायर वो होता है ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। तो यानी जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, उसका एक नेम होगा, उसका एक आइडेंटिफायर होगा, यानी उसकी एक यूनिक आईडी होगी जो सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा। ठीक है, फिर उसकी स्ट्रक्चर की बात होती है कि वो उस ऑब्जेक्ट में जो डाटा है या वो हम कैसा उसमें स्टोर करवा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स है, सिंपल है, एटॉमिक वैल्यू है उसकी। और वो जो उसकी स्ट्रक्चर जो होती है ऑब्जेक्ट की, वो जो डिफाइन करता है वो एक कंस्ट्रक्टर होता है, टाइप कंस्ट्रक्टर बोलते हैं उसे हम। वो डिफाइन करता है, वो बताता है कि हाँ इसकी वैल्यू कैसी है। हम उस टाइप कंस्ट्रक्टर के थ्रू ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करवाते हैं। टाइप कंस्ट्रक्टर जो है वो अभी आगे करेंगे हम डिटेल में कि कैसे होता है वो, पर वो एक टाइप कंस्ट्रक्टर बिल्ट इन है। आपका कंस्ट्रक्टर जो आपको दिया होगा उसके थ्रू हम ऑब्जेक्ट को स्पेसिफाई करते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर कैसी है। यहाँ पे नीचे आपको ये नेम दिख रहा होगा ब्रैकेट के अंदर, आई, सी और वी, सबसे नीचे लास्ट लाइन में उसके ऊपर, ये एक टाइप कंस्ट्रक्टर है जो आपका स्पेसिफाई कर रहा है कि ऑब्जेक्ट कैसा है। इसमें आई जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट आईडी है, आइडेंटिफायर जो ऑब्जेक्ट आईडी जनरेट हुई है।
सी जो है वो आपका टाइप कंस्ट्रक्टर है। टाइप कंस्ट्रक्टर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एटॉमिक वैल्यू है उसके अंदर, या स्ट्रक्चर टाइप का वो कंस्ट्रक्टर है हमारा, जो एटम हम जो यूज कर रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू स्ट्रक्चर टाइप की रहेगी, या एटॉमिक है, या फिर कलेक्शन ऑफ आइटम्स में से ले रहे हो आप, तो वो चीज डिफाइन करता है हमारा टाइप कंस्ट्रक्टर। सी उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और वी उसकी वैल्यू। अगर हमने यहाँ पे आई लिखा है, आई हमारी ऑब्जेक्ट आईडी है, सी मैंने लिख दिया टाइप कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे एटॉमिक है मेरा, एटॉमिक मींस कि वो एक वैल्यू लेगा, वी उसकी वैल्यू को रिप्रेजेंट करवा रही हूँ मैं, चाहे उसका मैं नेम दे रही हूँ या फिर मैं उसकी एज दे रही हूँ, एज किसी की एज 50 है तो वी उसकी वैल्यू 50 आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को जो हम स्पेसिफाई करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, वो इन 3 पैरामीटर्स के थ्रू करते हैं, जो ये आपको दिख रहा है ना, आई सी और वी। ठीक है, आई आपका ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, सी उसकी टाइप कंस्ट्रक्टर की किस टाइप का वो है, और वी उसकी वैल्यू क्या है, उसकी जो आइटम्स ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू क्या है, वो ऐसे। तो ये 3 आपकी जो स्ट्रक्चर आती है ऑब्जेक्ट की, उसमें 3 वैल्यूज इंक्लूड होती हैं। ठीक है, टाइप कंस्ट्रक्टर में अभी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसको हम एक्सप्लेन करेंगे आगे। अभी हम सिर्फ ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का अपना एक नेम होता है, फिर उसका एक आइडेंटिफायर होता है, फिर उसकी स्ट्रक्चर होती है ऑब्जेक्ट की कि वो कैसा, उसमें जो वैल्यूज है वो कैसी है, और वो डिफाइन करते हैं हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू। जो ये कंस्ट्रक्टर होता है ना, टाइप कंस्ट्रक्टर, जिसको सी से रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, इसके थ्रू हम बताते हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। टाइप कंस्ट्रक्टर में उनकी वैल्यूज अलग अलग आती है, एटॉमिक है, स्ट्रक्चर टाइप का है, वो जो भी है। फिर उसके बाद होते हैं ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं, परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स भी होते हैं। ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट्स वही जैसे ट्रांजिएंट वेरिएबल्स होते हैं, जिनको जिनको हम टेम्परेरी यूज करते हैं, टेम्परेरी तौर पे, कि हाँ जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में तब तक रहे, उसके बाद में वो चाहे वो लूज हो जाए। ठीक है, तो वो हमारे ट्रांजिएंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे आपका कोई वेरिएबल है, ये एग्जाम्पल भी लिखा है इन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो उस वेरिएबल का स्कोप कब तक रहेगा, जब तक आपका प्रोग्राम रनिंग में है। जैसे ही आपने क्लोज किया, वो वेरिएबल सारे लूज हो, एग्जिस्ट नहीं रहेंगे, वो नॉन एग्जिस्ट हो जाएंगे उसमें वहां से, यानी डिलीट हो गए एक तरह से। परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स मींस कि अगर आप लाइफ टाइम रहे, वो उसको जो एग्जिस्ट कर रहा है वो ऑब्जेक्ट हमारा, वो लाइफ टाइम एग्जिस्ट करे, चाहे हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाए या हमने एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया, तो भी हमारा डाटाबेस में वो डाटा स्टोर रहे, वो होते हैं परसिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी की बात करते हैं। जो ऑब्जेक्ट की आईडी मैंने आपको बताई थी ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर होता है। ये ऑब्जेक्ट आईडी की भी कुछ एक प्रॉपर्टीज जैसे हैं, ये तो मैंने बताया था कि सिस्टम जनरेटेड होता है, हर ऑब्जेक्ट का अपनी एक यूनिक आईडी होती है, जिसको हम ओ आई बोलते हैं, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ओ आई बोलते हैं उसको, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। ठीक है, तो ये एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, और ये सिस्टम जनरेटेड होती है। एक्सटर्नल यूजर इसको देख नहीं सकता, और वो इंटरनली उसको हम वेरिएबल के थ्रू यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, और वो विजिबल नहीं होती है यूजर को। ठीक है, दूसरी इसमें एक ये होता है कि जैसे आपकी प्राइमरी की होती है ना, जैसे हम वो यूज करते हैं आरडीबीएमएस में, सेम वैसे ही ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर में आपकी ओ आई डी होती है। ठीक है, उस ओ आई डी को हम यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, ओ आई डी है, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर है, तो ऑब्वियसली बात है कि यूनिक तो होगा ही होगा। ठीक है, फिर इस ऑब्जेक्ट आइडेंट और ये यूनिक रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज करते हैं। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं ओआईडी की। एक तो है यूनिकनेस, यानी वो जितने भी ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किए हैं, उनकी जितनी भी सिस्टम जनरेटेड आपकी ऑटोमेटिकली आईडी बनी है, वो यूनिक होगी। दूसरी होती है इनवेरिएंट। इनवेरिएंट भी बोल सकते हैं इसको, इम्यूटेबल भी बोलते हैं। इम्यूटेबल केवल लिखा हुआ आता है इम्यूटेबल के लिए, तो इम्यूटेबल वर्ड भी यूज होता है इनवेरिएंट की फॉर्म पे। मीन्स कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट की जो आईडी बन रही है, उसको चेंज नहीं कर सकते, वो हमारी इनवेरिएंट होती है। अब थ्रू आउट प्रोग्राम में, अब जो इसका, अब ये परसिस्टेंट तो होगा ही होगा, ऑब्जेक्ट परसिस्टेंट होता है, तो इसकी आईडी भी परसिस्टेंट होती है। अब ये जो एक यूनिक आईडी जो है, यूनिकनेस की हम बात करें, सिस्टम जनरेटेड है, यूनिक है। अब एक ऑब्जेक्ट को जो आईडी एलोकेट हो जाती है, वही आईडी दोबारा से किसी और को एलोकेट नहीं होती, चाहे वो वेरिएबल हमने रिमूव ही क्यों ना कर दिया हो। ठीक है, अगर आपने कोई एक ऑब्जेक्ट बनाया है, उस ऑब्जेक्ट को जो आईडी एलोकेट हो गई है,
और आपने वो ऑब्जेक्ट मान लो रिमूव कर दिया अपने डाटाबेस से, यूज नहीं है उसका, आपने रिमूव कर दिया, फिर भी वो आईडी किसी और ऑब्जेक्ट को एलोकेट नहीं होती है। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज में आता है कि वंस अगर किसी एक बार किसी को आपने जो आईडी बनती है वो सिर्फ एक बार बनती है, और उसको हम ना तो चेंज कर सकते ना उसको हम रिमूव कर सकते। अगर हमारा डाटा ऑब्जेक्ट हमने रिमूव भी कर दिया है, फिर भी उसकी आईडी किसी और वेरिएबल या किसी और एट्रीब्यूट को एलोकेट नहीं होती है। ठीक है, और यही आईडी ही हमारी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट के साथ हमें इंटरेक्ट करवाती है। अब मान लो जैसे एम्प्लॉय आईडी बनाई हमने एम्प्लॉय टेबल के अंदर, या उसका एसएसएन नंबर है, उनको जो है वो हमारी सारी ऑब्जेक्ट आईडीज बन जाती हैं। और कुछ सिस्टम्स में जो ये ऑब्जेक्ट आईडी मैंने आपको बताया था कि सिस्टम जनरेटेड होती है, तो कुछ जो डीबीएमएस जो होते हैं वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहे हैं उनको। हम तो यूजर तो उसको ना तो एक्सेस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। तो कुछ जो पहले पुराने आरडीबीएमएस जो यूज होते थे, डीबीएमएस जो यूज कर रहे थे अर्लियर, ऑब्जेक्ट डाटाबेस जो सिस्टम थे ओडीबीएमएस थे, उनमें जो सिस्टम आईडी जनरेट होती थी उनमें क्या होता था, उनमें आपकी मेमोरी का जो फिजिकल एड्रेस है वही एज इट इज उनको ओआईडी की फॉर्म में जनरेट कर देते थे। मान लो जो लोकेशन उसको एलोकेट हो रही है ऑब्जेक्ट को, वही उसकी ऑब्जेक्ट आईडी बन जाती थी पीछे के केस में। पर ये फीचर जो था वो ज्यादा एग्जिस्ट भी नहीं करता था और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं था, क्योंकि मान लो आप हार्ड डिस्क में कुछ मेमोरी स्पेस इंक्रीज कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपका जो फिजिकल एड्रेस है वो चेंज हो जाता है। आपकी मेमोरी पहले, अब जरूरी तो है कि कितने बाइट तक स्टोर कर रहा है आपका, आपने मेमोरी को एक्सटेंड करवा लिया या कुछ और चेंजेस किए, तो फिजिकल एड्रेसेस जो है वो चेंज हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आपने आपका जो सिस्टम है डीबीएमएस जो ओडीबीएमएस है, वो अगर ओआईडी के लिए अगर फिजिकल एड्रेस यूज करता है और फिजिकल एड्रेस जो फ्यूचर में चेंज हो जाता है, तो उस केस में वो फिर इनडायरेक्ट वो एड्रेसिंग यूज करनी पड़ती थी उसको, कि यानी कि जिस लोकेशन पे उसने डाटा को स्टोर किया था वहां पे अब जब डाटा मूव हो गया है, हमारा फिजिकल एड्रेस चेंज हो गया है, तो जो नया एड्रेस आया है वो उस लोकेशन पे स्टोर कर देता था, यानी इनडायरेक्ट एड्रेसिंग यूज होती थी उस केस में। पर उसके बाद फिर ये हटा ही दिया था कि सिस्टम आईडी जो थी फिजिकल एड्रेस यूज ही नहीं करते थे कि फिजिकल एड्रेस एज ए सिस्टम आईडी यूज हो। तो वो इंटरनल उसका मैकेनिज्म होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो सिस्टम ऑटोमेटिकली जनरेट करता है उसकी ओआईडी। ठीक है, तो ये तो थी इसकी प्रॉपर्टीज थी। और एक इनविजिबल है क्योंकि सिस्टम उसको देख नहीं सकता, बस उसके एक वेरिएबल के थ्रू हम उसको एक्सेस कर सकते हैं कि हाँ ये यूनिक होनी चाहिए, और वो इंटरनली वो उसको देखता है। हम उसकी वैल्यू को ना तो प्रिंट करवा रहे हैं ओआईडी की, क्या उसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है, वैसे हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते, बस उसको एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं प्रोग्राम में, और वो यूज होगा भी क्योंकि हम प्राइमरी की वैसे तो कंसीडर करते नहीं है, इसमें बनती नहीं है। ओआईडी ही हमारी प्राइमरी की होती है। अब जैसे मैंने अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर स्ट्रक्चर बताई थी आई, ये हम वेरिएबल यूज कर रहे थे आई, अब ये आई उसकी आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम इसको प्रिंट नहीं करवा सकते, इसकी वैल्यू को देख नहीं सकते। अब आई को हम यूज कर सकते हैं कि हाँ जिसकी ऑब्जेक्ट आईडी जो ये है, आई जो वैल्यू है, कहीं भी कंडीशन में यूज कर सकते हैं आई की जो भी वैल्यू है, पर उसको प्रिंट नहीं करवा सकते, देख नहीं सकते। तो एज ए रेफरेंस यूज हो सकती है, वो नहीं सकती। अब बात आती है वो टाइप कंस्ट्रक्टर की जो मैं बोल रही थी। जो ये टाइप कंस्ट्रक्टर जो ऑब्जेक्ट की स्ट्रक्चर को स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, और ये जो है इसमें हमारे तीन टाइप्स के होते हैं टाइप कंस्ट्रक्टर हमारे। एक होता है एटम, स्ट्रक्चर और टपल भी बोलते हैं इसको, स्ट्रक्ट और टपल। स्ट्रक्चर पूरा वर्ड यूज नहीं होता, स्ट्रक्ट यूज होता है कीवर्ड, और टपल तीसरा होता है हमारा कलेक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले अगर एटम की बात करें तो एटम मींस कि आपकी सिंगल कोई भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करवाना हो, कि किसी का हम नेम दे रहे हैं, कि वो बिल्ट इन टाइप्स जो हम यूज करते हैं, सिंगल जो एंटिटी को रिप्रेजेंट करवा रहा है, सिंगल आइटम को रिप्रेजेंट करवाता है, वहां पे हम एटम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। कि मान लो आपने सिर्फ एक नेम एंटर करवा रहे हो, या आपने एक डिपार्टमेंट टेबल बनाई है, एक एम्प्लॉय की टेबल है, मान लो एक डिपार्टमेंट टेबल बना रहे हो आप, डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट का नेम डाल रहे हो, आईडी तो ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसकी ऑब्वियसली बात है कि ऑटोमेटिक जनरेट हो गई होगा, तो डिपार्टमेंट का नेम हम एक ही डाल रहे हैं उसमें, चाहे वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट है या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, तो उसमें हम एटॉमिक वैल्यू डाल रहे हैं, तो वो कंस्ट्रक्टर हमारा क्या हो जाएगा, एटम टाइप का कंस्ट्रक्टर हो जाएगा। उस ऑब्जेक्ट की जो हम फीचर की बात करेंगे वो हम एटम टाइप लिखेंगे सी के अंदर, और दूसरा वी उसके बाद उसकी जो वैल्यू हम असाइन करवा रहे हैं वो वैल्यू
चाहे वो कंप्यूटर डिपार्टमेंट है या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है या कोई और डिपार्टमेंट है, वो चीज। तो एटम जो है वो आपका सिंगल एंटिटी, जो सिंगल वैल्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, एटॉमिक टाइप, चाहे वो इंटीजर है, स्ट्रिंग है या फ्लोटिंग टाइप नंबर है, जो भी है आपकी जो बिल्ट इन डाटा टाइप से आप यूज कर रहे हो, सिंगल एंटिटी या सिंगल आइटम को रिप्रेजेंट करवा रहे हो, वहां पे हम एटम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं। फिर आता है आपका स्ट्रक्ट और टपल। टप्पल, जैसे टप्पल वर्ड समझते होगे, आरडीबीएमएस में यूज करते हैं हम। एक रिकॉर्ड की बात करें तो उसको हम एक टप्पल बोलते हैं, यानी आपके जो एट्रीब्यूट्स का कलेक्शन आ जाता है, नेम, एज, या सारी हम जो पूरा एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवा रहे हैं, वो हमारा टप्पल होता है। वही आपका स्ट्रक्ट है। अगर आप पूरे एक रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करवाते हो, कंपाउंड स्टेटमेंट डाल रहे हो जिसमें आप कंपोजिट एट्रीब्यूट्स, मान लो नेम कॉलम है आपका, नेम हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट हो सकता है। कंपोजिट एट्रीब्यूट समझ रहे हो ना, जो आपका कई एट्रीब्यूट से मिलके बना होता है। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कैसे हो, जिसमें आप फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम, तीन वैल्यूज को कंबाइन करके आप एक वैल्यू डाल रहे हो, नेम। ठीक है, तो वो हमारा जिसमें आपकी कंपोजिट इंफॉर्मेशन स्टोर करवा रहे हो, वो आपकी स्ट्रक्ट टाइप हो जाती है या टप्पल टाइप हो जाती है। अब जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उसके उन सबकी वैल्यूज आप डाल रहे हो, तो वो हमारा स्ट्रक्ट और वो उसका टप्पल टाइप का हो जाता है ये हमारा। जैसे नेम कॉलम का मैंने एग्जांपल दिया आपको, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, और ये हमारा कंपाउंड एट्रीब्यूट है, इसमें हम तीन एट्रीब्यूट्स को मिला के एक वैल्यू स्टोर करवा रहे हैं। तो इसको हम एटम टाइप से डिक्लेयर नहीं करेंगे। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा ये हमारा स्ट्रक्ट टाइप का होगा। इट मीन्स इसमें कंपोजिट वो एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, तीसरा कंस्ट्रक्टर होता है आपका कलेक्शन टाइप। कलेक्शन मींस कि आप जो एक वैल्यू असाइन कर रहे हो किसी एक एट्रीब्यूट, किसी एक ऑब्जेक्ट को, वो डिफरेंट कलेक्शंस में से है या फिर डिफरेंट कलेक्शन ऑफ आइटम्स है वो। ठीक है, तो अब इसमें जो कलेक्शन ऑफ आइटम्स हैं वो आपकी तीन चार तरह की होती हैं। इसमें एक सेट हो सकता है, लिस्ट, बैग, एरे और डिक्शनरी। सेट मींस जैसे आपका नॉर्मली सेट होती है वैल्यूज, वो आपका सिमिलर टाइप्स की वैल्यूज हैं, आप उसको रिप्रेजेंट करवा रहे हो, तो वो हमारे सेट टाइप हो जाता है। ठीक है, आप यानी कि आपने कोई सेट एम्प्लॉय लिया है, तो आपकी जो वैल्यू है वो एम्प्लॉय टाइप से ही बिलोंग करेगी, वो सेट हो गया। लिस्ट, लिस्ट आपकी जैसे अब है तो वो भी कलेक्शन ऑफ आइटम, लिस्ट भी। पर सेट और लिस्ट में डिफरेंस क्या है कि लिस्ट में आपके ऑर्डर्ड में आ जाती है, सेट में तो आपके आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स हो गए हैं सेम टाइप के। लिस्ट में भी सेम टाइप के एलिमेंट्स हैं पर वो ऑर्डर्ड हैं, 1 2, आप फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहे हो, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, ऐसे बात कर रहे हो। तो ये भी हमारी कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, लिस्ट। फिर एक आपका बैग है, ये भी सेम टाइप का कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है। बैग और लिस्ट में एक डिफरेंस है, लिस्ट में जो होते हैं आपके नंबर ऑफ आइटम्स डिफाइन होती है कि आप 10 आइटम्स की बात कर रहे हो या ऑर्डर आइटम्स की बात कर रहे हो, वो ऑर्डर है आपका, यानी फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, इस फॉर्म में। ठीक है, और बैग में जो होता है, होती तो वो भी ऑर्डर है, इसमें हम ऑर्डर नहीं लेते आइटम्स जो होती है बैग के अंदर, लिस्ट की तरह ही होती है पर वो ऑर्डर में नहीं होता, जिसको हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करवा सकते। एरे में जो है वो भी आपका बैग की तरह कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, पर डिफरेंस ये आता है कि बैग में हमारे कितनी भी आइटम्स हो सकती हैं, एरे में हमें आपकी आइटम्स को स्पेसिफाई करना पड़ता है। फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पोजीशन पे 10 एलिमेंट्स हैं या 5 एलिमेंट्स हैं, कितनी आपकी वो आइटम्स हैं उसके अंदर, वो एरे का हो जाता है। डिक्शनरी में जो डाटा स्टोर करवाते हैं, इसमें हम किस फॉर्म में करवाते हैं, इसमें आपकी एक तो उसकी की वैल्यू होती है, यानी उसकी आईडी जो है वो, उसके साथ उस आईडी के साथ उसकी वैल्यू क्या है, तो वैल्यू पेयर में आती है। मान लो आप आईडी 5 की बात कर रहे हो, आईडी 5 पे क्या वैल्यू है, चाहे वो किसी का नेम है या उसकी एज दी हुई है, वो यानी वो पेयर में है, आप इस पेयर को ही एज इट इज यूज कर रहे हो। इसका एक एग्जांपल दिखाती हूँ आपको यहाँ पे टाइप कंस्ट्रक्टर का। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ये डिफाइन टाइप की है, एम्प्लॉय नाम की एक टेबल बनाई है। तो अब यहाँ पे हमने वो एम्प्लॉय का जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा। अब इसके टपल्स लिए इन्होंने, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, ये सारे के सारे एटॉमिक हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग कैरेक्टर एक एक वैल्यू स्टोर हो रही है यहाँ पे इसके साथ। अब जो सुपरवाइजर है यहाँ पे देखो, ये ऊपर तो सारे सबकी डाटा टाइप इन्होंने डिफाइन कर रखी है। अब जो सुपरवाइजर यहाँ पे लिखा है कोलन,
अब जो सुपरवाइजर होगा वो एम्प्लॉय में से ही कोई होगा, ठीक है। बात समझ रहे हैं, जो हम अब सुपरवाइजर की बात कर रहे हैं तो सुपरवाइजर कोई अलग से कोई और पर्सन नहीं होगा, वो भी एक कंपनी का एम्प्लॉय होगा। तो इसकी जो डाटा टाइप दी है सुपरवाइजर की, वो किस टाइप का है, एम्प्लॉय टाइप का, ठीक है। डिपार्टमेंट, किस डिपार्टमेंट का है वो, अब यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल की तरह देखो आप इसको, कि एम्प्लॉय टेबल हम क्रिएट कर रहे हैं जिसमें आपके ये एट्रीब्यूट्स हैं, फर्स्ट नेम मिडिल नेम, ये सारे इसके एट्रीब्यूट्स हैं। एसएसएन नंबर एम्प्लॉय का है, उसकी बर्थ डेट, एड्रेस, सैलरी, सुपरवाइजर और डिपार्टमेंट, ये सारी एक टेबल बनाई है। अब जो सुपरवाइजर है उसकी वैल्यू क्या होगी, एम्प्लॉय में से ही होगी, उसका चाहे हम एसएसएन नंबर स्टोर करवाएं, कुछ भी स्टोर करवाएं। सेम ऐसे ही डिपार्टमेंट हम स्टोर करवा रहे हैं कि कौन सा एम्प्लॉय किस डिपार्टमेंट में है, तो इट मीन्स डिपार्टमेंट नाम की एक टेबल बनी हुई होगी जहां से हम उसकी आईडी लेंगे। तो ये हमारे टाइप कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर हम डिपार्टमेंट यूज कर रहे हैं इसको। अब ये डिपार्टमेंट अब जो होगा टाइप कंस्ट्रक्टर, वो चाहे हमारा सेट टाइप यूज करें या किसी भी टाइप का, लिस्ट टाइप यूज कर सकते हैं, कोई भी, वो हम बाद में नीचे डिफाइन करेंगे इसको, जैसे यहाँ पे नीचे डिफाइन किया हुआ है। सेम ऐसे ही एक कंस्ट्रक्टर बनाया, एक टेबल बनाई डेट, जिसमें ईयर, मंथ और डे ये स्टोर करवा दिया। फिर डिफाइन टाइप बनाया डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट का नेम, डिपार्टमेंट का नंबर। अब जो मैनेजर है डिपार्टमेंट के, जो भी मैनेजर होगा वो क्या होगा, वो आपका एम्प्लॉय टेबल से आएगा, उसमें से डाटा उठ के। तो अब उस मैनेजर का हम उसमें आगे दो एट्रीब्यूट स्टोर करवा रहे हैं मैनेजर में, कि मैनेजर कौन सा एम्प्लॉय है और उसकी स्टार्ट डेट कब है, यानी वो कब से मैनेजर बना है वो एम्प्लॉय। तो ये दो एट्रीब्यूट है, तो इसको हमने टपल टाइप का क्रिएट किया है, यानी स्ट्रक्ट, जो सेकंड वर्ड था ना हमारा स्ट्रक्ट कंस्ट्रक्टर था, जिसको हम कंबाइंड एट्रीब्यूट्स के थ्रू यूज करवाते हैं, तो वो हमारा टपल टाइप का होता है। तो अब जो मैनेजर एट्रीब्यूट है, जो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा मैनेजर का, उसका कंस्ट्रक्टर क्या है, टपल टाइप है। ऊपर जो सारे जिनकी एक डाटा टाइप हमने लिखी है, ये सारे हमारे एटम टाइप के हैं, ठीक है। अब ये टपल टाइप का है, इस टपल में आपके दो रिकॉर्ड्स आएंगे। तो मैनेजर कॉलम में आपकी दो वैल्यूज स्टोर होंगी, एक मैनेजर का नेम, और वो कहां से आएगा, एम्प्लॉय टेबल से उठ के आएगा। स्टार्ट डेट यानी डेट वाले टाइप से आएगा कि उसकी स्टार्ट डेट कब से है। अब देखो लोकेशंस हैं, ये भी हमारे सेट टाइप का है, यहाँ पे स्ट्रिंग, ठीक है। लोकेशन जो रहेगी, लोकेशंस यानी कि आपने पहले से एक कलेक्शन ऑफ लोकेशंस में कुछ एक लोकेशंस डिफाइन कर दिए हैं, कोई लंदन है, अमेरिका है, वो इस तरह की, यानी एक सेट बना दिया है। अब उस सेट से वो वैल्यू आपकी लोकेशंस में आएंगी, कोई भी वैल्यू हो सकती है, उस सेट से बिलोंग करेगी लोकेशन हमारी। सेम ऐसे ही एम्प्लॉयज जो हैं, वो एम्प्लॉय टेबल का जो बनेगा, जितने एम्प्लॉय की एंट्रीज होंगी उस टेबल में, उन्हीं से ही बिलोंग करेगा एम्प्लॉयज। ये एम्प्लॉय टेबल है, यहाँ पे हम एम्प्लॉयज की बात कर रहे हैं, वो क्या है, हमारे सेट टाइप के हैं, और उनकी डाटा तो वो क्या रहेगी, वैल्यू क्या रहेगी, एम्प्लॉय। इट मीन्स कि वो एम्प्लॉय टेबल में जितने एम्प्लॉय एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं की बात हो रही है ना। सेम ऐसी प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट की भी इन्होंने जो ऑब्जेक्ट बनेगा उसका इन्होंने क्या बनाया है, सेट टाइप का बनाया है। और ये प्रोजेक्ट जितने उस कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स हैं उनकी एक लिस्ट है सेट टाइप का, तो वो प्रोजेक्ट टेबल्स में जितनी एंट्रीज होंगी वो वहां से इसके पास वैल्यू आएगी, ठीक है। यानी कि जैसे हम रिलेशन आरडीबीएमएस में यूज करते हैं कि दो टेबल के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट करवाते हैं, तो उनकी हम की वैल्यूज उनको असाइन कर देते हैं। मान लो कि कोई एम्प्लॉय है, उसकी आईडी 101 है। अब डिपार्टमेंट कंप्यूटर में वो 101 वाला एम्प्लॉय वर्क कर रहा है, तो उसका सुपरवाइजर डिपार्टमेंट की टेबल में मैनेजर है वो, तो मैं यहाँ पे उसकी एम्प्लॉय का उसकी आईडी डाल देती हूँ उस टेबल के अंदर में, उस कॉलम के अंदर, और उसकी स्टार्ट डेट क्या है वो सेम ऐसे। तो अब यहाँ पे डिपार्टमेंट में मैनेजर, लोकेशन, एम्प्लॉयज और प्रोजेक्ट्स, इनमें जो वैल्यूज आएंगी वो किसी और टेबल से ही उठ के आएंगी। ये नहीं कि हम कोई भी वैल्यू, एटम वैल्यू अपनी क्रिएट कर रहे हैं। अब वो जो वैल्यूज उठ के आ रही हैं वो सेट टाइप की हैं, लिस्ट में से आ रही हैं, किस टाइप से उठ के आ रही है, यानी किसी और कलेक्शन से हम ले रहे हैं उनकी वैल्यू, हम अपने आप यूजर से नहीं डलवा रहे। अब जैसे यहाँ पे मैनेजर लिया है, टपल टाइप का लिया है, क्योंकि इसके दो एट्रीब्यूट्स इन्होंने स्टोर करवाने हैं मैनेजर में, एक तो मैनेजर का नेम, दूसरा उसकी स्टार्ट डेट कब करवाने हैं, तो इसलिए इसको टपल टाइप का किया है। सेम ऐसे लोकेशन है, डिपार्टमेंट में ये लोकेशंस, तो लोकेशन नाम की कोई इन्होंने सेट टाइप की ली है, क्योंकि अब स्ट्रिंग है वो डाटा टाइप, तो लोकेशन एक से ज्यादा हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे इन्होंने सेट टाइप का क्रिएट किया है इन्होंने।
और उसमें स्ट्रिंग वैल्यूज असाइन करवाई है कि एक डिपार्टमेंट है, उसकी लोकेशन हो सकता है लंदन में भी है, यूएस में भी है, किसी और कंट्रीज में भी हो सकती है। अब एम्प्लॉइज हैं कि इस डिपार्टमेंट में कौन से एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, वो जो एम्प्लॉइज हैं, जो आपकी मास्टर टेबल है एम्प्लॉय, जिसमें अगर कंपनी का रिकॉर्ड है कितने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो सेम वही वैल्यूज आएंगी। तो इसीलिए इसको सेट टाइप का लिया है, क्योंकि वैल्यू जो लेनी है वो एम्प्लॉय टेबल से ही लेनी है, इनमें से ही होंगी वो वैल्यूज, वो सेट टाइप की होंगी। अब एक से ज्यादा एम्प्लॉयज भी हो सकते हैं, जरूरी थोड़ा ना कि एक डिपार्टमेंट में एक ही एम्प्लॉय काम कर रहा हो। सेम ऐसे ही प्रोजेक्ट है, एक डिपार्टमेंट में एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स